नमस्कार मित्रों, 8 अगस्त के डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ बेस्ड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत सारे रिपीटेड भी हैं। यह कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिसके तहत ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये जो एक स्टेट एक इलेक्शन की बात हम राज्य और केंद्र में संसद के चुनाव के बारे में कहते हैं, वो राजस्थान सरकार ने पंचायती राज और निकायों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में सवाल आ सकता है कि ये जो एक राज्य एक चुनाव के कॉन्सेप्ट, ऐसे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इनको मंजूर कर दिया है। पहली चीज़ तो यह है, ओबीसी में आज कैबिनेट की बैठक में आज और बहुत सारे डिसीजन लिए गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खबरें 4-5 दिन तक रिसाइकिल होती की जाएगी। आज के अखबार में उन्होंने वो जो बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं उनकी बड़ी बड़ी रूपरेखा प्रस्तुत की। एक तो ये है कि श्रमिकों के लिए जो काम का एक सप्ताह में काम करने का ड्यूरेंस है वो 48 घंटे कर दिया गया है। यानी कि आप यदि ऐसा मानिए कि यदि मान लो कि हम संडे की छुट्टी रखते हैं तो 6 × 8 यानी कि 8 घंटा मिनिमम काम के हिसाब से 48 घंटे इन्होंने अनुमोदित किया है। और फिर इसमें एक चीज़ और जोड़ी है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि महंगाई तो जिस गति से बढ़ रही है लेकिन श्रमिकों की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा गया है। एक ये छोटी इन्फॉर्मेशन है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नियम है उसमें संशोधन किया गया है। पहले 1 अप्रैल से पेंशन चालू होती थी, अब जिस दिन से रिटायरमेंट हो गया उसी दिन से चालू हो जाएंगी। एक और बहुत बड़ी स्कीम आ रही है, फूड पार्क विकास नीति 2026, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप। ये जो कृषि जिनसे हैं उसका जैसे आप सोचो कि मूंगफली का पैसा बहुत कम होता है, यदि उसको प्रोसेस कर दिया जाए, उसको किसी ऐसे गुड़ के साथ मिक्स करके प्रोसेसिंग के ब्रांडिंग कर दी जाए तो ये लंबे समय तक प्रिजर्व की जा सकती है, इसकी वैल्यू एडिशन की जा सकती है। तो इसी चीज़ से निर्यात बढ़ाने और व्यवसाय करने के लिए इस तरीके के फूड पार्क विकास नीति 2026 लाई गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित, क्लस्टर ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें वैल्यू एडिशन होती है। एक जगह मूंगफली बनेगी, दूसरी जगह प्रोसेस होगी, तीसरी जगह वो असेंबल होगी, चौथी जगह मार्केटिंग होगी। तो इस तरीके से क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा जहाँ एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होगी। फिर एक ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत सरकार कह रही है कि हमें 2 टारगेट करना है। एक तो ये पेड़ लगाने से रोज़गार मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इससे जो एनवायरनमेंट का, आपको पता है कि फाइनेंस जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो जो पैसे देता है राज्य सरकार, तो उसमें एक पैरामीटर ये भी होता है कि राज्य सरकार के पास कितना फॉरेस्ट कवर है। यदि फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है तो 10% के हिसाब से पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो उस हिसाब से राजस्थान सरकार अब जो पर्टिकुलर सेंट्रलाइज फॉरेस्ट एरिया उससे बाहर भी जो बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, रेलवे की भूमि है, या और भी बहुत सारी भूमि जो बाहर पड़ी है, या फिर संचित भूमि में भी जो मेड़ पे पेड़ लगाने की योजना के तहत काम कर रही है, तो इस पॉलिसी का नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी। उसके बाद एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 लाई है, जिसके तहत इंडस्ट्री में ये जो रॉ मटेरियल होता है, मैंने कहा कि जैसे फल, सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधि उत्पाद, लघु वन उत्पाद, शहद, दुग्ध, पशु आहार, इन और साइलोज, कोल्ड स्टोरेज, इनका सब असेंबल करके एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा फूड प्रोसेसिंग का। और भी बहुत बड़े फैसले हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो पहले कर्मचारियों का यूनियन होता था, उसमें चुनाव पहले ओपन होते थे तो कोई भी उसमें दान होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको गुप्त कर दिया गया है। फिर राज्य मजदूर संहिता 2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान, उसमें एक ये है कि सैलरी की स्लिप देनी होगी आपको। पीबी रामजी शुरू हो रहा है 125 दिन के रोजगार के लिए। उससे भी बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसलमेर में ये जो मैसर्स, आपको पता है कि सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्लांट वेस्टर्न राजस्थान में लगा रखे हैं, उसका स्टार सीमेंट, इस कंपनी का नाम है स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड, दूसरा मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां सीमेंट का प्लांट लगा रही है जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 6200 करोड़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरी, भविष्य में आपके 3 साल के लिए परीक्षा में काम में आने वाली चीज़ है कि ये 9200 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। नमक खान विस्थापन के लिए जो आपको पता है वहाँ नुकसान होता है, डिस्टर्बेंस चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी गई है, और 9 से 12 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा नेशनलिटी बढ़ाने के लिए। तो कैबिनेट के जितने भी फैसले हैं उसके आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। जैसे जैसे खबरें रिफाइन होकर आती हैं, आप 4-5 दिन तक खबरें देखिए ताकि पूरा पता चल सके। ये जो ओबीसी का आरक्षण का विधेयक पास हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो अखबार में रिफाइन होकर रोज़ रोज़ आ रही है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 21% आरक्षण दिया है, लेकिन कहा कि जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ मिनिमम 5% भी हो सकता है। हालांकि इन्होंने अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 44 से 45% आबादी की आबादी है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे नगर निकायों में ओबीसी से संबंधित आयोग गठित किए गए, तो अखबार में है तो आपको पढ़ना चाहिए। मैच द फॉलोइंग कहा सकता है कि ओबीसी का आयोग और उसके अध्यक्ष। जो उत्तराखंड है अपन का, हिमालय के आसपास जो उत्तर नॉर्थ राजस्थान में, वहाँ पर भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी पूर्व न्यायाधीश BS वर्मा साहब की अध्यक्षता में। फिर महाराष्ट्र में बांटिया, ये जो गठिया से संबंधित नाम है कि बांटिया आयोग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा आयोग बनाया गया था। मध्य प्रदेश में आयोग का नाम रखा गया था ओबीसी कल्याण आयोग। तो आज के इन्फॉर्मेशन आज के अखबार में बस इतनी है कि भाई सब जगह 21% आरक्षण नहीं होगा। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ 21 मैक्सिमम, जहाँ मिनिमम 5 भी हो सकता है। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि ये डेटा या 44 से 45, और तीसरी है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से आयोग हैं। तो ये तो रही 2 कैबिनेट की खबरें। दिन की बाकी खबरों के लिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं, जिसको बाद में इसी में ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, आगे खबरों पर देखते हैं। अभी रिको को और पावर दी गई है। क्या दिया गया है कि अभी रिको को क्या होता है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र की ज़मीन लेनी होती थी और वो फिर इंडस्ट्री को हैंड कर दी जाती थी। तो इस तरीके से सरकार का काम एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। रिको की फुल फॉर्म आपको याद नहीं चाहिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम। तो अब क्या किया है कि इन्होंने और भी रिको को पावर दी गई और एक एक्ट में बदलाव किया गया है, जिसके तहत रिको अब आवासीय कॉलोनी भी विकसित कर सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा होता है जहाँ पर पूरे टैक्सेशन सिस्टम और सुविधाएं हैं वो नॉर्मल क्षेत्र से ज़्यादा होती हैं। फूड प्रोसेसिंग पार्क मैंने आपको ऊपर बताया, हैंडीक्राफ्ट पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, ये सब विकास करने की पावर सब रिको को दी गई है। अब वो इसमें क्या कर सकता है, स्पेशल जोन की प्लानिंग, भवनों को लेआउट की मंजूरी, भूखंड आवंटन, सब डिवीजन, पुनर्गठन, नामांतरण, भूमि उपयोग संबंधी सारे अधिकार इसको दे दिए गए हैं। रिको के प्रस्ताव पर राज्य सरकार सीधे अनुमति देगी। अब इसके लिए जो ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, रिको में भूमि का अधिकार और निस्तारण नियम 2026 लागू किया गया है। तो ये नियम वैसे कई परीक्षाओं में सीधा सीधा भी लिखा होता है, चूँकि इसमें संशोधन आया तो यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जोदड़ी और बाड़ी और लूणी नदी मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि न्यूज़ में थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक 2 टर्म दिए। इन्होंने पहले तो कहा कि ये जो कमर्शियल वेस्ट आ रहा है इसको बंद करो। ये दोनों पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा है, जोदड़ी बांडी और लूणी। लूणी की दोनों सहायक हैं, जोदड़ी और बांडी। पहले तो ये दोनों नदी याद कर लेना। फिर डिसीजन दिया जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने। क्या दिया है, इन्होंने कहा कि एक तो पहले ये बताओ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रिवर कमीशन बनाओ। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी राज्य की नदियां हैं उसमें हाइड फ्लड लाइन, टर्म याद रखना आप, हाई फ्लड लाइन और पारिस्थितिकी बफर जोन का वैज्ञानिक रूप से निर्धारण करके हमें बताओ। तो 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पारिस्थितिकी बफर जोन। पारिस्थितिकी बफर जोन का मतलब ये होता है कि जितनी भी नदी बहती है उसके आसपास जितना भी उससे कनेक्टेड एरिया है उसको बफर के रूप में काउंट करो, एक तरीके से मैप बनाओ। हाई फ्लड लाइन का मतलब है कि जब भी उसमें बाढ़ आती है तो मैक्सिमम कहाँ तक उसका पानी चला जाता है, मिनिमम कहाँ तक आ जाता है, तो उसका भी कार्टोग्राफिक मैप हमें दो। तो इस तरीके से व्यवसाय जो आवासीय निर्माण पर अनुमति प्रतिबंधित करने के लिए व्यवस्था संबंधित दी है। तो 3 टर्म है, रिवर कमीशन, हाई फ्लड लाइन और पारिस्थितिकी बफर जोन। अभी जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें एक चीज़ लिखी होती है स्पोर्ट्स और पुस्तकें। तो पुस्तकें चूँकि अलग पर्टिकुलर सिलेबस के रूप में लिखी होती हैं, इसलिए रजनी मिश्रा की नई पुस्तक मंथन आ रही है, समुद्र मंथन टाइप की। रजनी मिश्रा, रजनी मतलब रात का प्रायवाची, तो राज देवताओं से संबंधित, और मिश्रा इस तरह से कनेक्ट करके आप देख लेना। तो मंथनी है रजनी मिश्रा का। इसकी कृति ये चौथी कृति हैं, ये इसकी फ़ोटो हैं ताकि आप कनेक्ट हो सकें, थोड़ी हेल्दी लगती हैं। आपको कल मैंने बताया था कि ये ब्रिक्स का सम्मेलन है, उसका मिनिस्ट्री स्तरीय सम्मेलन जयपुर में हो रहा है। इसके लिए लहरिया सजाया गया था, तो वो बैठक हो गई है। तो उसमें जो ब्रिक्स का तो 18वां सम्मेलन है जो लेकिन व्यापार मंत्रियों का जो सम्मेलन है उसकी संख्या 16वीं है। उसकी अध्यक्षता मैंने कल ही आपको बताया कि पीयूष गोयल साहब ने की है, और उसमें संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है जिसमें 4 अनुबंधों को मंजूरी दी गई है, और इसके तहत ही ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2023 को अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया कि एक तो खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग और विकासशील देशों को विशेष में विभेदक व्यवहार। इस टर्म को आप समझिए और अप्लाई कीजिए, विशेष रूप से RS के लिए। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड चीज़ ऐसी होती हैं कि सबके लिए ज़रूरी है कि भाई हम कॉमन करें कुछ, लेकिन भेद भी होना चाहिए। यदि हम लोग गरीब हैं, कम विकसित हैं, हमारा उतना योगदान नहीं है पॉल्यूशन में, तो हम उसकी भागीदारी के हिसाब से हमारा दायित्व भी उतना नहीं है। जिस व्यक्ति ने 100% पॉल्यूशन में योगदान दिया वो 50 करेगा, यदि हमने 50 दिया है तो हम 5 करेंगे। तो इस तरह से योगदान का एक नया विंडोज़ बनाया गया है, इसे बोलते कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड। अभी
डी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदपुर में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपना आप गिरती हैं, जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो ऐसे हवा में जाती है, कर्व करती हैं और फिर अपने टारगेट को जज करके फिर कहीं से भी कैसे भी मार सकती है वो, ये गिरती है ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो अग्नि-4 है, इसकी 4 से आप कनेक्ट कर लेना, 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, मध्यम दूरी की है और सतह से सतह पर मार करने वाले जो परमाणु हेड को भी ले जा सकती है। डीआरडीओ और सामरिक बल कमान ने इसका विकास किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन की शुरुआत की है। आपको पता है कि क्लाउड ये आजकल जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो क्लाउड एक नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो रहा है। 3 इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। राहुल जैन वाशिंगटन कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का है, आपको पता है, उसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। एक चीज़ फिर ये बल देने वाले, बल और पुरुषार्थ दोनों एक ही नाम है, देखिए बलदेव और पुरुषार्थ। इनको जो अपने साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस है, उसका एडीबी बैंक जो वहाँ कार्यालय है वहाँ का सलाहकार नियुक्त किया है। तीसरी चीज़ है कि सत्यजीत महंती है, सत्यजीत राव एक फिल्म से संबंधित व्यक्ति रहा है, तो उससे कनेक्ट करते हुए सत्यजीत महंती वो कनाडा के, आपको पता है वहाँ मॉन्ट्रियल कार्यालय है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का, तो वहाँ भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है। तो 3 नियुक्ति। महिलाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर है कि स्ट्राइडन लीडर भावना कांत, जो इमोशन होती है, भावना उस नायक का नाम, भारतीय वायुसेना की फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बन गई, जो सुखोई 30 MKI उड़ाती है। अभी एक टर्म न्यूज़ में है, न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग, ये मेरे पास न्यूक्लियर है, लेकिन हम न तो इसको चलाएंगे। 2 तरीके से इसका यूज़ होता है। एक तो ये कि यदि हमारे पास न्यूक्लियर होंगे तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारा धमक रहेगी, हमारी डर रहेगी कि यदि हमारे पास न्यूक्लियर है तो हम आपको धमकाएंगे कि हम अटैक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियर अटैक का यूज़ वास्तव में एक तो किया नहीं जाता, दूसरा है कि कोई दूसरा देश भी अटैक नहीं करेगा, तीसरा हम एक दबाव बना सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब है कि शांति की स्थापना और टालने के लिए, युद्ध को टालने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी भारत में इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, तो करंट अफेयर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। 17 साल के बाद बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, किसके तत्व, क्या नाम है इसका, BWF। कब से कब हो रही है, 17 से 23 अगस्त को हो रही है। कौन कौन भाग ले रहा है, आयुष शेट्टी, उन्नति हुड्डा, सिमरन कवोपिरिया। जब ये टूर्नामेंट में भाग लेंगे, मेडल जीतेंगे या टूर्नामेंट जीतेंगे, तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल यही है कि दिल्ली में हो रहा है 17 अगस्त से, 10 सदस्यीय दल, जिसमें 4 खिलाड़ी इस बार भी भाग लेंगे। ये शतरंज से आजकल सवाल आते रहते हैं, तो ये ग्रैंड टूर फिनाले में ये हमारे जो पहले भी मैंने आपको बताया है, ये परागनंदा, इन्होंने क्या किया है कि सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है। इन्होंने उज्बेकिस्तान के सिंदारोव को हराया है। तो ये 1 लाइनर इन्फॉर्मेशन है, याद रखना आप। फिर ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है पाकिस्तान का, इसको मुस्लिम नाटो बोलते हैं, जिसमें आपको पता है कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य दोस्ती है। इधर से वो पैसा दे रहा है, चूँकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो ईरान के विरुद्ध डिटरेंस देने के लिए सऊदी को ऐसा दोस्ती के लिए कहता है कि भाई तू मेरा परमाणु बम यूज़ कर। तो इनके बीच में तो कनेक्शन था ही, ये भारत के विरोध की वजह से और पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से तुर्की भी न्यूज़ में है। तो इन्होंने कहा कि इन तीनों देशों के मध्य मक्का संयुक्त घोषणा पत्र हुआ है, नया संगठन बना है। और दूसरी बात यह है कि तीनों शक्ति हैं, कि आपको पता है कि सऊदी तेल का बहुत बड़ा भंडार है, तो उसके पास इकोनॉमिक पावर है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न और रक्षा बड़ी है। तुर्की के पास उन्नत ड्रोन टेक्निक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत बार न्यूज़ में आया था कि ये जो सुसाइडल ड्रोन्स हैं वो तुर्की से बने हुए हैं। भारत हमेशा ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता में रहता है। तो एक नई खबर है कि भारत है वो 2 काम कर रहा है। एक तो रशिया से प्राकृतिक तेल खरीदने के लिए आर्कटिक रूट का यूज़ करना चाह रहा है। दूसरा है कि ONGC है वो वेनेजुएला में अब तेल के कुएँ खरीद रही है। आर्कटिक इलाके में LNG मांग के दौड़ ब्रोक और वेनेजुएला के ये हैं। इसमें क्या करेगा भारत की, ये आर्कटिक क्षेत्र के तेल गैस का विकास हो रहा है। और नॉर्दर्न सी रूट है आर्कटिक से, जो बर्फ़ का इलाका है वहाँ से
ये जो रूस और व्लादिवोस्तोक थोड़े दिन पहले न्यूज़ में रहा था, जिसमें इस पारंपरिक सुएज से 5,600 करोड़ रुपये 5,600 किलोमीटर का छोटा रास्ता है, यात्रा में 16 दिन कम लगते हैं, 35% ईंधन बचता है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन यदि आप RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यदि आएगा कि भारत को रसिया से तेल खरीदने या एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार, तो ये डेटा दे देना आपके चेन्नई व्लादिवोस्तोक 5,600 कम किलोमीटर है परंपरागत सुएज कनाल से, फिर 16 दिन कम लगते हैं, तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कम हो जाएगा और ये 35% खर्चा कम पड़ेगा, तेल सस्ता पड़ेगा। तो ये सुरक्षा भी है, क्योंकि हारमुज जैसे इलाके से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। एक खबर और न्यूज़ में थी, हाँ चलो ठीक है, दोनों हो गई। आज की न्यूज़ में इतना ही था, धन्यवाद।